Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. From the page of Shafi Medical and Rehab Complex, I am Ruby Ram, speech therapist and a psychologist with 22 years of experience in the field of special education. The topic which I have selected for today is significance of early intervention. It is a very important topic for all those who have a special child at their home or in their family, and also for those who are working with a special child or a child with special needs. तो जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें एक थोड़ा सा जो टर्मिनोलॉजी की चेन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जितनी भी टर्म्स हैं ऑल आर इंटरकनेक्टेड एंड ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सबसे पहले जो हम टर्म देखेंगे वो है अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन क्या होती है कि कोई भी इनफॉर्मल टेस्टिंग के ज़रिए हम बच्चे को देखते हैं कि क्या उसमें कोई डिसेबिलिटी या कोई प्रॉब्लम है या नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मदर्स जो है बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेती हैं कि उनके प्रॉब्लम क्या है उनके बच्चे की, और वो मोस्टली इसके लिए आवाज़ भी उठाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम इस किस्म का है कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जैसे बहुत सारी माएँ कहती हैं कि जी मेरा जो बच्चा है वो 4 साल का हो गया, वो अभी तक चल नहीं रहा, या वो 1 साल का हो गया, वो विदाउट सपोर्ट जो है बैठता नहीं है, या वो 2 साल का हो गया, वो अभी तक कोई वर्ड नहीं बोल रहा, या वो 3 साल का हो गया, वो सेंटेंस नहीं बना सकता। लेकिन क्या होता है कि आमतौर पे उसको ये तसल्ली दी जाती है कि कोई बात नहीं, इसके जो ताया थे वो भी 4 साल के होके चले थे, इसके जो अब्बू थे वो भी 5 साल होके बोलने लगे थे, इसकी जो फुफ्फो थी वो भी 1.5 साल की बैठी थी। मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स उसे घर में से ही दे दी जाती हैं कि उसे तसल्ली दिला दी जाती है कि इसमें कोई फिक्र वाली बात नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक कुदरती अमल है कि माँ के अंदर ये सलाहियत रखी हुई होती है कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अनयूजुअल होती हैं और जो इतना कॉमन नहीं होती और जो बाकी बच्चों से उस बच्चे को डिफरेंट बना रही होती हैं, वो उसे नज़र आ रही होती हैं, लेकिन या तो वो खुद हिम्मत नहीं करती कि वो उन चीज़ों को सामने लाए, वो खुद से जो है एक खुशफहमी में कह लें, या वो उस चीज़ को जो है डिनाइल फेज में होती है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि मेरे बच्चे के साथ समथिंग डिफरेंट कोई काम हो रहा है। और या फिर उसे फैमिली के जो बाकी अफराद होते हैं वो उसको खामोश करा देते हैं कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो इसका क्या होता है कि बच्चे का बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है और ये डिटेक्ट ही नहीं हो पाता कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि ये तो बड़ी इनफॉर्मल सी बात होगी। इवन अगर आप हेयरिंग की बात करें तो अगर क्लैप की जाए या जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो इजीली डिटेक्ट हो जाता है कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा, और ये बड़ी ही एक जिसे कहना चाहिए इनिशियल स्टेज पर इस चीज़ को डिटेक्ट किया जा सकता है ताकि उसका एज सुन एज पॉसिबल ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। और फिर जो है वो बच्चा इतना जिसे कहना चाहिए कि लेट ट्रीटमेंट के अंदर ना आए कि हम उसके साथ कुछ भी ना कर सकें। ठीक है, क्योंकि लर्निंग पीरियड होता है ना बच्चे का, 7 ईयर्स है वो उसकी लर्निंग पीरियड है। उसके दौरान अगर बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और हम बहुत सारी चीज़ों को उसे सिखा देते हैं तो फिर बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने के चांस होते हैं। लेकिन आमतौर पे हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं उन्होंने उसको अर्ली डिटेक्ट नहीं किया होता, अर्ली स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस ये चीज़ें नहीं हुई भी होती, और फिर बहुत लेट हमारे पास आते हैं, तो इसलिए उसका जो ट्रीटमेंट है या उसका जो इंटरवेंशन है उसमें भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, अर्ली डिटेक्शन से जब अगली हम बात करेंगे वो है अर्ली स्क्रीनिंग, कि जितनी जल्दी बच्चे को स्क्रीन आउट कर लिया जाए कि वेदर ही इज़ डेफ और नॉट, वेदर ही इज़ फिजिकली हैंडीकैप और नॉट, तो उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा आगे उसका ट्रीटमेंट। अब आप देखें कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जिस हॉस्पिटल में वो पैदा हुआ है, यानी जितने भी ये डेवलप्ड कंट्री हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उसमें ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है जिस हॉस्पिटल में, वहां से उस बच्चे को स्क्रीन आउट करके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। अब अगर स्क्रीन आउट कर लिया गया कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, अगर तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देन इट्स ओके, वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ गुजारेगा। लेकिन अगर उन्होंने इस चीज़ को स्क्रीन आउट कर लिया कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कि वो सुनता नहीं है या वो देख नहीं सकता, और या फिर जो है उसकी कॉग्निशन के साथ कोई प्रॉब्लम है या उसको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, तो वो क्या करते हैं कि उसको टाइम दे देंगे 4 वीक्स का या 6 वीक्स का, कि इसके बाद आपने बच्चे को दोबारा हमारे पास लाना है। अब जब वो आफ्टर 1 वीक और आफ्टर 4 वीक या 6 वीक्स वो दोबारा बच्चा आता है,
तो क्या होता है, उसके साथ डायग्नोसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाता है, मजीद उसकी टेस्टिंग की जाती है और मजीद इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल अगर उसके साथ हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या उसको हेयरिंग का इशू है तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ के जरिए पता लगाया जाएगा कि उसका कितना डीबी हेयरिंग लॉस है, या उसे वो किस हद तक सुन सकता है और किस हद तक उसके साथ प्रॉब्लम है सुनने में। तो जब ये डायग्नोसिस हो जाएगा तो उसके बाद इंटरवेंशन बहुत आसान हो जाती है। अगर उसको हेयरिंग एड रिक्वायर्ड है तो उसको हेयरिंग एड लगा दिया जाएगा। अगर बच्चा जो है वो फिजिकली हैंडीकैप है, उसको कोई सर्जरी रिक्वायर्ड है तो उसकी सर्जरी कर दी जाएगी या सर्जरी की डेट दी जाएगी। तो इस तरह से जो बच्चा जो है वो बहुत ही एक कहना चाहिए ना अर्ली एज में इंटरवेंशन में एंटर हो जाएगा, और जैसे जैसे उसकी एज ज़्यादा होती जाती है साथ साथ उसकी डिफरेंट जो इंटरवेंशन हैं उस पर अप्लाई की जाती हैं, और फिर ये होगा कि जब तक वो बड़ा होता है तो वो फिर अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक कवर करके बड़ा हो रहा होता है। अच्छा, अब अगर अर्ली स्क्रीनिंग टाइमली कर ली जाए तो डेफिनेटली डायग्नोसिस भी अर्ली डायग्नोसिस होगा, और अर्ली डायग्नोसिस हेल्प आउट करेगा उस बच्चे के ट्रीटमेंट में। तो फिर जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो जितनी जल्दी शुरू होगा उसकी जो आई मस्ट से कि जो उसकी डिसेबिलिटी है या जो उसके प्रॉब्लम है उसके साइड इफेक्ट्स उस पर कम से कम होंगे। जितनी जल्दी इंटरवेंशन और उतनी ही अच्छा बच्चे का प्रोग्नोसिस होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जैसे कुछ टर्म्स हम अपनी रिहेबिलिटेशन की फील्ड में देख रहे होते हैं जिसमें कि इम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटी है या हैंडीकैप है। अब इम्पेयरमेंट क्या होती है? इम्पेयरमेंट क्या है कि एक बच्चा जो है वो किसी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में उसकी प्रॉब्लम है या उसकी किसी फंक्शन में प्रॉब्लम है तो हम उसको इम्पेयरमेंट कहेंगे। और ये बिल्कुल एक कहना चाहिए कि जैसे आप समझ लें कि आप फर्स्ट लेवल पे कोई भी बच्चे की जो भी फिजिकल उसका हैंडीकैप है या कोई उसका और भी कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसके फर्स्ट लेवल पे चेक करते हो कि इम्पेयरमेंट है या नहीं है बच्चे को। अब अगर हम देखते हैं कि अगर उसके कान में उसकी एनेटमी में जो कान की एनेटमी है उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको डेफिनेटली हेयरिंग इम्पेयरमेंट होगी। अब अगर उसकी आंख की एनेटमी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसे कोई ना कोई इश्यू होगा रिलेटेड टू विजन। फिर अगर उसके कोई फिजिकल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, कोई डिफॉर्मिटी है, तो क्या होगा कि उसके साथ कोई ना कोई फिजिकली हैंडीकैप या कोई इश्यू हो सकता है। अब जब वो जो शुरू में हमने बात की ना कि उसके स्ट्रक्चर के साथ प्रॉब्लम या उसके फंक्शन के साथ प्रॉब्लम है, तो इसको हम कहेंगे कि बच्चे को इम्पेयरमेंट है, उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, उसको विजुअल इम्पेयरमेंट है। ठीक है, तो ये जो इम्पेयरमेंट है ये फर्स्ट लेवल पे है। इसके बाद अगर हम यहाँ से ही उसको डिटेक्ट नहीं कर लेते, हम उसको स्क्रीन आउट नहीं कर लेते, हम क्या करते हैं, हम उसके जो है ट्रीटमेंट को स्टार्ट नहीं करते, उसमें डिले करते हैं, तो ये जो इम्पेयरमेंट है ये इससे अगली फेज आ जाएगी जिसको कि हम डिसेबिलिटी कहेंगे। ठीक है, अब इम्पेयरमेंट क्या होगी कि उस बच्चे के कोई भी कान के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम थी या उसकी आंख के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम थी या उसकी जो फिजिकली उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई प्रॉब्लम थी, कोई उसमें डिफॉर्मिटी थी जिसकी वजह से उसको इम्पेयरमेंट है। फिर क्या होगा कि अब अगर उसके पाँव में डिफॉर्मिटी है, ठीक है, उसका पाँव बिल्कुल सीधा नहीं है, तो क्या होगा उस डिफॉर्मिटी की वजह से उसकी एक हमारे पास क्या आ जाएगी, डिसेबिलिटी आ जाएगी कि वो चल नहीं सकेगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो पाँव है वो उसकी जो शेप है या उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से वो चल नहीं सकेगा, तो ये क्या होगी, इसकी डिसेबिलिटी होगी। इसी तरह अगर एक बच्चा जिसके कान के जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो एनाटमी है या उसका जो फंक्शन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम थी, उसमें कोई भी इम्पेयरमेंट थी, तो उसके बाद क्या होगा कि वो सुन नहीं सकेगा। अब वो जो सुन नहीं ना सकता तो ये उसकी क्या है, ये उसकी डिसेबिलिटी है। अब एक बच्चा जिसकी आंख में कोई डिफॉर्मिटी है या उसके स्ट्रक्चर में या उसके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उसकी विजन जो है वो मुतासिर हुई है, तो ये क्या है, ये उसकी जो देख नहीं सकता वो, ये उसकी डिसेबिलिटी होगी। अब डिसेबिलिटी से जो अगली जो फेज आ जाएगी वो है हैंडीकैप। हैंडीकैप जो है ये हमेशा एक ऐसी टर्म है जो कि आप कह सकते हो कि हमारी जो सोशल लाइफ में ना उसके ऊपर अप्लाई होती है। जहाँ भी किसी भी पर्सन की उसकी इम्पेयरमेंट की वजह से, उसकी डिसेबिलिटी की वजह से उसकी सोशल लाइफ मुतासिर हो रही हो, उसकी सोशल लाइफ इफेक्ट कर रही हो, तो हम उसको हैंडीकैप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी ना कि अगर उसके पाँव के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका पाँव सीधा नहीं है और उसकी वजह से क्या है, उसको चलने में दुश्वारी है, यानी कि चलने की डिसेबिलिटी है,
तो अब क्या है कि वो मूव अराउंड नहीं कर सकता इजीली, जैसे आम इंसान इजीली मूव अराउंड कर रहे हैं, वो इजीली मूव अराउंड नहीं कर सकता, वो इजीली चल फिर नहीं सकता। तो ये उस बंदे का हैंडीकैप हो गया। ठीक है, वो बंदा कि जिसके कान के स्ट्रक्चर में या उसके फंक्शन में प्रॉब्लम थी, इम्पेयरमेंट थी, और उसकी वजह से वो सुन नहीं सकता था, तो ये उसकी डिसेबिलिटी थी। अब क्या होगा कि वो बाकी लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, जब वो सुन नहीं रहा तो वो बोलेगा भी नहीं। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा कि अब वो जो बोल के आपके साथ बातचीत नहीं कर सकता, आम लोगों के साथ गुफ्तगू नहीं कर सकता, कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, कन्वर्सेशन नहीं कर सकता, तो ये क्या है, ये उसका हैंडीकैप है, क्योंकि वो अब सोसाइटी में अपने बाकी लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इसी तरह जब हमने बात की थी विजन की, कि अगर उसकी जो आँख की जो भी एनाटमी है, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी जो भी कोई फंक्शनिंग है, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, उसमें इम्पेयरमेंट थी, और उसकी वजह से वो देख नहीं सकता था, जो कि उसकी डिसेबिलिटी थी। अब जो वो चल फिर नहीं सकता, उसके लिए हर्डल्स हैं, वो इजीली मूव अराउंड नहीं कर सकता, तो ये क्या है, ये उसका हैंडीकैप है। ठीक हो गया। इसी हैंडीकैप को दूर करने के लिए जितने भी ब्लाइंड पर्सन हैं, वो देखा होगा आपने, वाइट स्टिक यूज करते हैं। ठीक है, ताकि वो इजीली बाकी लोग भी उनको पहचान सकें कि ये जो पर्सन है ये विजुअली इम्पेयर्ड है, तो इसलिए हमने इसको हेल्प आउट करना है। तो जब भी सोसाइटी के ऊपर उसकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगी, तो वो उसका हैंडीकैप बन जाएगा। अब इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, ये सब जो है जब हम इन टर्म्स को देखते हैं, तो ये हमारी रिहेबिलिटेशन में बहुत ज़्यादा जो है मेजर इनका जो है फंक्शन है। हम जब रिहेबिलिटेशन कर रहे होते हैं ना किसी भी बच्चे की, तो आप ये देखें कि हम फर्स्ट लेवल पे हमारी कोशिश होती है कि हम इम्पेयरमेंट को डिसेबिलिटी से में कन्वर्ट होने से बचाएं, और फिर हम डिसेबिलिटी को उसके हैंडीकैप में जाने से बचाएं। अब जब हमने ये कोशिश करनी है कि बच्चे का जो इम्पेयरमेंट है वो उसकी डिसेबिलिटी की तरफ ना जाए, या जो उसकी डिसेबिलिटी है वो उसके हैंडीकैप में कन्वर्ट ना हो, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सामने आती है वो यही है कि हम जल्द अज जल्द बच्चे को स्क्रीन आउट करें, जल्द अज जल्द उसको डायग्नोज करें, और साथ ही उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, ताकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे होते हैं ना, सीपी जिनको कहते हैं, तो उनका जो ब्रेन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, और क्या होता है कि उनके अंदर जो हैंडीकैप होता है, हमने ये एक ऐसी चीज़ है कि जो एक दफ़ा हो गई तो वो आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो उसकी जो इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी की वजह से वो हैंडीकैप में कन्वर्ट होता है, उसको हम जो उसकी सिवियरिटी है, जो उसकी शिद्दत है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? थ्रू ट्रीटमेंट्स, थ्रू थेरेपीज हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कि वो जो उसके साथ एक प्रॉब्लम होगी, उसका ब्रेन कॉम्प्रोमाइज हुआ, उसकी वजह से हो सकता है उसके जो अपर लिम्स है वो मुतासर हो गई, यानी उसके बाजू या हाथ वगैरह मुतासर हो गई, या उसकी टांगें मुतासर हो गई हैं। अब हमने उसको मजीद उसकी कंडीशन को वर्स होने से बचाना है, और रिहेबिलिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके जरिए हम किसी भी बच्चे को नॉर्मल तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो टारगेट होता है या हमारा जो एम होता है कि हम उसे नियर टू नॉर्मल लेके जा सकें, वो उसकी ज़िंदगी में जो है ईज दे सकें, उसको जो है वो सहूलत के साथ ज़िंदगी गुजार सके, ये हमारा एम होता है। तो इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो बच्चा पैदा हुआ है, और अगर उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो उसकी पैदाइश के साथ ही उसके अंदर आ गई है, तो हम उसको वहीं से कंट्रोल करने की कोशिश करें। ठीक है, हम उसको वहीं से एड्रेस करें, हम वहीं से कोशिश करें कि उस बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकें, और उसकी जो मुश्किलात हैं और जो उसकी फैमिली की मुश्किलात हैं उनको हम कम करें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप की फैमिली में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो कि जो आपको लगे कि ही और शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो फिर आपने उसको फौरी तौर पे जो है प्रोफेशनल से हेल्प लेनी है, और उसको पॉइंट आउट करना है, उसकी फैमिली को भी पॉइंट आउट करना है कि आप इसको जो है चेक करवाएं, और उसको देखें कि ये थोड़ा सा हमें डिफरेंट लग रहा है। अच्छा, इसके लिए देखिए पैरामीटर्स होते हैं कि हम कैसे ये डिटेक्ट कर लें कि कोई जो बच्चा है वो किस तरह से दूसरों से डिफरेंट है। आपने अक्सर नाम सुना होगा कि माइलस्टोन्स होते हैं बच्चों के। जैसे मैं अगर बात करूँ फिजिकली माइलस्टोन्स की, तो एक जो नॉर्मल बच्चा है वो 2.5 माह से लेके 3 माह की उम्र में उसको नेक होल्डिंग आती है, जिसको हम आमतौर पे सर संभालना कहते हैं, कि बच्चे ने अपना सर संभाल लिया है।
अब आप इसको 6 मंथ्स थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन एक जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि 2.5 माह से लेके 3 माह की उम्र में बच्चा अपना सर संभालेगा, यानी इसको नेक होल्डिंग आ जाएगी। फिर एक बच्चा जो है वो विदाउट सपोर्ट जो है 6 मंथ्स की एज में बैठ जाता है। ठीक है, फिर क्या है कि 9 मंथ्स की एज में वो क्रॉलिंग कर रहा होता है। फिर तकरीबन 1 साल से लेके 1.5 साल की उम्र के दरमियान वो चलना शुरू कर देता है। तो अगर हम इन सब माइलस्टोन्स को, जो कि कॉमनली आम माओं को पता होते हैं, या ऐसी माएँ जो बहुत सारे मतलब 2 या 3 बच्चों की माँ होती हैं, उन्हें पता होता है कि हमारा पहला बच्चा किस एज में बैठा था, किस एज में चलना शुरू किया था, तो उसके लिए इन चीज़ों को डिटेक्ट कर लेना बहुत आसान होता है। अब क्या होगा कि इन्हीं पैरामीटर्स को लेके हम देखेंगे कि क्या जो बच्चा हमारे फैमिली में आया है वो इसके ऊपर ठीक जा रहा है, इस क्राइटेरिया के ऊपर या नहीं। इसी तरह से आमतौर पे क्या होता है कि 2 माह का बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, कोई स्माइल दे रहा होता है, जैसे आप उसको बुलाते हैं तो वो साथ स्माइल कर रहा होता है, या कुछ ना कुछ आपके जो आप उसके साथ बातचीत कर रहे होते हैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। फिर इसी तरह से वो बहुत सारी आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है, बा मामा मामा, डुप्लीकेट कर रहा होता है, रीडुप्लीकेट कर रहा होता है डिफरेंट साउंड्स को। फिर उसके बाद ये होता है कि तकरीबन जब बच्चा 1 ईयर का होता है तो उसका फर्स्ट वर्ड आ जाता है, और हम इसको कह सकते हैं कि 1 ईयर से लेके तकरीबन जो बच्चे की 18 मंथ्स की एज है, इसमें उसके पास वर्ड्स होने चाहिए, सिंगल वर्ड्स होने चाहिए। तो अब अगर हम देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो 1.5 साल का, तो क्या 2 साल का भी हो गया और अभी तक उसके पास फर्स्ट वर्ड नहीं आया, या वो वर्ड्स नहीं बोल रहा, तो क्या है कि हमें फौरी तौर पे हेल्प लेनी चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। अगर हम उस स्टेज पे इस चीज़ को, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेंगे, तो क्या होगा कि उसका ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सीवियर हो जाएगा। ठीक है, और फिर लेटर ऑन जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है तो उस चीज़ को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से अगर एक बच्चा जो है वो 3 साल का हो गया, वो सेंटेंसेस नहीं बना रहा, या 4 ईयर्स का हो गया और वो जिस तरह एक बच्चा जो है कम्युनिकेट करता है कि आप उससे कोई क्वेश्चन पूछें तो उसका आंसर कर रहा है, और वो फुल सेंटेंस में आंसर दे सकता है 4 साल का बच्चा। अगर एक 4 साल का बच्चा आपकी फैमिली में फुली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सेंटेंसेस के थ्रू अपनी बात नहीं समझा पाता, सिर्फ कॉन्टेंट वर्ड यानी कि सिंगल वर्ड के थ्रू अपनी बात कन्वे कर रहा है, तो फिर उसको ज़रूरत है एक प्रोफेशनल हेल्प की। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एज सुन एज पॉसिबल आप प्रोफेशनल हेल्प ले लें, ताकि टाइमली जो है बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको कवर किया जा सके, और लेटर ऑन उसकी ज़िंदगी में जो है मुश्किलात ना बढ़ें। तो एज जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 7 ईयर्स ऑफ एज है, इट इज़ लर्निंग पीरियड, और इसमें हम बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आपने देखा होगा कि आमतौर पे बच्चे जो है, नॉर्मल बच्चे, वो एट अ टाइम 2-2, 3-3 लैंग्वेजेस बोल रहे होते हैं। स्कूल में वो इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। फिर आप देखें कि घर में अक्सर वो पंजाबी में भी अपने पेरेंट्स को या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को वो उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उर्दू भी बोल रहे होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैमिलीज जो पश्तो स्पीकिंग है, उनके बच्चे घर में बड़ा ही फ्लुएंटली पश्तो बोल रहे होते हैं, और स्कूल में जाके वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं, और पेरेंट्स के साथ वो इसी तरह से उर्दू में भी बड़ा ही इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि 7 ईयर्स में आप बच्चे को जितनी ज़्यादा, उसको लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जितना ज़्यादा आप लर्न करवाएंगे वो उतना ही अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। इसकी तो कॉग्निशन के साथ इन चीज़ों का तो रिलेशन है, लेकिन आप अगर फिजिकली माइलस्टोन्स भी अगर हम देख रहे हैं तो बच्चों के जो जितने भी ये मसल्स होते हैं ये बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इसी तरह से अगर उनके साथ कोई भी फिजिकली इशू आप देखते हैं कि वो सही तरीके से चल नहीं पा रहा, या वो सही तरीके से चीज़ को ग्रिप नहीं करता, या वो सही तरीके से होल्ड नहीं करता, या उसकी जो पेंसिल की ग्रिप है वो नहीं है, उसकी कोई भी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं या उसकी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो सीढ़ियाँ सही तरीके से नहीं चढ़ पाता, या वो जंप नहीं कर सकता। आम बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो आप नोट करते हैं कि वो सही तरीके से भागता नहीं है, जब भी भागता है तो गिर जाता है। तो फिर बहुत ही ये जो है एक क्रूशियल टाइम है बच्चे के लिए। आप एज सुन एज पॉसिबल उसको फौरी तौर पे हेल्प दें किसी प्रोफेशनल की, और फिर आप उन चीज़ों को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह उस बच्चे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, बनस्बत इसके कि आप उसको 8 साल 9 साल या 10 साल का होके किसी आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जा रहे हैं, तो उस वक्त जो थेरेपीज होंगी उनसे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, जबकि जो 3-4 साल की 2-3 साल की एज में जो थेरेपीज हो रही होती हैं
उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आते हैं, क्योंकि बच्चों की जो उसकी जो टिश्यूज होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जो उसके मसल्स होते हैं वो बड़े ही जो है ना उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो हम उनको इजीली मोल्ड कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि हम अर्ली डायग्नोज करवाएं बच्चे को, अर्ली उसको जो है इंटरवेंशन दे दें, इन सब चीज़ों के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो पेरेंट्स कि आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जहाँ तक स्पीच का ताल्लुक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि डोंट वेट फॉर स्पीच। आपने इंतजार नहीं करना कि 5 साल का होगा तो बोलेगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप उसके लिए बिल्कुल ना इंतजार करें। अगर आपका बच्चा 3 साल का हो गया, वो सिर्फ कॉन्टेंट वर्ड में अपनी बात कि अगर उसे पानी चाहिए तो पूरा सेंटेंस नहीं बोलता कि मुझे पानी चाहिए, वो सिर्फ पानी कह के गुजारा कर देता है, तो आप फौरी तौर पर उसको किसी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि उसके ट्रीटमेंट शुरू हो सके। इसी तरह से अगर बच्चा सही तरीके से चल नहीं पा रहा, वो चलता है और गिर जाता है, तो आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पे प्रोफेशनल हेल्प लें और जो है ताकि उसकी सही तरीके से सही टाइम पे थेरेपी हो जाएंगी, तो सही टाइम पे इंशाल्लाह उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी और वो लेटर ऑन जो उसकी बाकी लाइफ है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार सकेगा। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रिहेबिलिटेशन का पर्पस ये है कि हम उसको नियर टू नॉर्मल लेके जाते हैं। हम बिल्कुल नॉर्मल नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अगर आप उसको जल्दी हेल्प दे देते हैं तो आपके अपने भी बहुत सारे रिसोर्सेज बच जाते हैं, क्योंकि वही चीज़ें जो छोटी एज में बहुत आसान हो जाती हैं, जैसे जैसे बच्चे की एज ग्रो करेगी वही थेरेपीज इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देंगी, वो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएंगी और इस तरह आपके रिसोर्सेज और आपके जो फाइनेंशियल आपके ऊपर बर्डन आएगा वो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसलिए जो अर्ली एज में अगर आप स्टार्ट कर देते हैं इंटरवेंशन, तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और ये है कि बच्चा बहुत जल्दी कवर कर लेगा। फिर देखिए टेस्टिंग की हम बात करते हैं, उसमें जैसे मैंने कहा कि स्क्रीनिंग भी आ जाती है और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आ जाती हैं। इसके लिए भी ये है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की बहुत जो है इमीडिएट नीड होती है। जैसे अगर हम हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की बात करते हैं, अगर उसका जल्दी जो है टेस्टिंग हो जाती है और जल्दी पता चल जाता है कि उसके साथ हेयरिंग इम्पेयरमेंट है और उसको जो है हेयरिंग एड टाइमली लग जाता है, तो वो बहुत सारी आवाज़ें जो वो मिस करेगा अगर हमने उसको हेयरिंग एड ना लगाया, और वो बहुत सारी इर्द गिर्द जो आवाज़ें उनको मिस कर रहा है वो उनको सुनने लग जाएगा। और फिर वो जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, तो जितनी भी वो आवाज़ें सुन रहा है, जो वो अल्फाज सुन रहा है, उसने वही बोलने हैं। तो इस तरह क्या होगा कि वो उन सब चीज़ों को मिस नहीं करेगा, क्योंकि उसे हमने हेयरिंग एड टाइमली लगा दिया। या फिर एक और जो तरीका इलाज है जिसको हम कॉकलियर इम्प्लांट कहते हैं, वो भी अगर बहुत अर्ली एज में बच्चे का हो जाता है तो फिर वो बहुत सारी साउंड्स को मिस नहीं करता और वो उसको सुनना शुरू कर देता है और फिर उसी तरीके से वो नॉर्मल बच्चे की तरह बोलना भी स्टार्ट कर देता है। अच्छा, जैसे हम टेस्टिंग की बात कर रहे थे कि स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, तो अगर आप देखते हैं कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है और बच्चा जो है वो आम बच्चों की तरह अंडरस्टैंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल, आप छोटी सी बात है कि आप उसे कहते हैं कि 7 वाले कमरे से अपने जूते उठा कर लाओ, और वो उस चीज़ को आपकी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, या आप उसको अपने कपड़े उसे कहते हैं कि शर्ट चेंज करो, वो नहीं कर पाता। आप उसे बटन बंद करने का कहते हैं, वो नहीं बंद कर पाता। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक अंडरस्टैंडिंग यानी कॉग्निशन के साथ आ रहा है और वो बच्चा उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा, वो कमांड्स फॉलो नहीं करता। आप कहते दरवाज़ा बंद कर दो, उसे नहीं समझ आ रहा कि आपने क्या कहा है। आप उसे कहते लाइट जला दो, वो इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा। तो फिर क्या है कि आपने देखना है कि आपने प्रोफेशनल हेल्प लेनी है और बच्चे के जो भी कॉग्निशन के इश्यूज हैं उनको लेके जाना है, और आपने उसका बाकायदा टेस्टिंग के जरिए देखना है कि क्यों ये बच्चा जो है आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, और क्या उसके साथ जिसका एक नॉर्मल बच्चा एक आईक्यू लेवल के साथ है, क्या उसका भी वही आईक्यू लेवल है या ये थोड़ा सा अपने बाकी जो एज वैल्यूज हैं उनसे पीछे है। तो जिसका मैंने पहले भी बात की कि माइलस्टोन्स होते हैं, तो हर चीज़ के माइलस्टोन्स बने हुए हैं, उसके साथ जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनको मैच करते हैं कि अगर एक जो नॉर्मल बच्चा है वो इस एज में बैठता है, इस एज में खड़ा होता है, इस एज में चलना शुरू करता है, तो क्या जो बच्चा आप उनके पास लेके गए हैं वो उससे पीछे है, तो उसको हम डिलेड कहते हैं। इसी तरह से स्पीच की मैंने बात की कि अगर एक बच्चा जो है वो 3 इयर्स का हो गया और अभी उसने फर्स्ट वर्ड नहीं बोला, तो हम उसे कहेंगे वो स्पीच डिलेड है। तो इन सब चीज़ों का पता कैसे चलता है कि हम उसका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं? नॉर्मल बच्चे के साथ करते हैं, और नॉर्मल बच्चे के लिए
बाकायदा हमारे पास क्राइटेरियाज बने हुए होते हैं कि एक बच्चा जो है वो किस किस एज में क्या क्या चीज़ें सीख रहा होता है। जब हम उसके साथ नॉर्मल बच्चे के साथ आपके बच्चे को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी कि आपके बच्चे का इतना डिलेड है, और फिर हम उसके साथ काम शुरू करेंगे। तो अगर आप इस चीज़ को इसको आप अगर इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें तो आप इजीली अपने बच्चे का कंपैरिजन कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आप जितनी जल्दी प्रोफेशनल हेल्प ले लेंगे उतना ही वो जो डिलेड है वो जो उसका टाइम पीरियड है वो कम होगा, और जितना टाइम पीरियड कम होगा उतना ही इजीली हम उसको कवर कर सकते हैं। बनिस्बत के अगर आप देखें कि 4 साल डिले है, 5 साल डिले है, तो उसको तो दूर करना या उसको कवर करना उसमें बहुत टाइम भी लगेगा और बहुत मुश्किल भी हो जाएगा। लेकिन अगर 6 मंथ डिले है, अगर डिले जो है वो 1 ईयर है, तो उसको बहुत इजीली और बहुत शॉर्ट पीरियड में हम लोग उसे कवर कर सकते हैं। तो अब आपकी जो टेस्टिंग के बाद जो चीज़ें हैं हमारे सामने आती हैं इंटरवेंशंस में, वो थेरेपीज हैं। थेरेपीज में क्या आ जाता है कि जैसे आपके बच्चे को बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत है, ठीक है, आपके बच्चे को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, आपके बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है, आपके बच्चे को फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत है, और बहुत सारी जो है डिफरेंट ट्रीटमेंट्स जो हैं हमारे पास मौजूद होते हैं। इसी तरह से जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनको फिजिकल थेरेपी के साथ साथ अक्सर जो आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है, या बहुत सारी असिस्टिव डिवाइसेस मौजूद हैं मार्केट में, उनकी ज़रूरत होती है। तो जितनी जल्दी वो बच्चे को मिल जाएंगी और जितनी जल्दी बच्चे के साथ काम शुरू हो जाएगा तो उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि बच्चे ने जो चलने के लिए टाइम लगाना है, जो उसका डिले निकला है जितने भी टाइम पीरियड का, उसको जो कवर करना है और साथ असिस्टिव डिवाइसेस बच्चे को दे दी जाएंगी, तो वो उसे बहुत, जिसे कहना चाहिए, शॉर्ट टाइम पीरियड में उनको कवर कर लेगा। और ये सब नॉलेज जो है ये आपको कोई प्रोफेशनल ही दे सकता है कि आपके बच्चे का कितना डिले है, या आपके बच्चे को किस किस थेरेपी की ज़रूरत है, और या फिर आपके बच्चे को कौन कौन सी असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरत है, या अगर उसे कोई सर्जरी रिक्वायर्ड है, या उसे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइपर एक्टिव बच्चे की, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो उसकी जब हम बात करते हैं तो मोस्टली जो ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है वो होता है थ्रू मेडिकेशन। और बिलीव मी, अभी जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, हमारे जो साइकाइट्रिस्ट जो ट्रीटमेंट बच्चों को देते हैं वो बहुत अच्छे हैं और बड़े ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स के साथ होते हैं। और लेकिन ये है कि सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या पेरेंट्स जो हैं वो किसी साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करते भी हैं या नहीं, या वो उसको हाइपर एक्टिव बच्चे को सिर्फ और सिर्फ उसे शरारती बच्चा कंसिडर करके या बदतमीज़ बच्चा जो है टैग देके उसे खुद ही हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, और मार पीट के जरिए या डांट टपट के जरिए उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा, वो मजीद उसकी जो प्रॉब्लम है वो एग्जैजरेट हो जाएगी, मजीद जो उसका जो प्रॉब्लम की जो सिवियरिटी है वो और ज़्यादा जो है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, वो सीवियर हो जाएगा उसका प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम इसको अर्ली एज पे इसको कवर कर लें और इसे जो है प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है, यानी कि आप कंसल्ट कर लें साइकाइट्रिस्ट के साथ और इसको ट्रीटमेंट मिल जाए, तो ये बच्चा जो है बिल्कुल सही हो जाता है, नॉर्मल बिहेव करेगा घर में भी और स्कूल में भी। लेकिन उसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और ये एक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होता है, फिर एज के साथ साथ बच्चा जो है इन चीज़ों को कवर कर लेता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इसको कवर करने का तरीका गलत होता है, हमारी जो अप्रोच होती है पेरेंट्स की वो गलत होती है, इसी वजह से जो है वो बच्चा बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, उसके अंदर ये चीज़ बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट हो जाती है, और फिर उसके लिए कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो भी थेरेपीज अवेलेबल हैं मार्केट में, इसके लिए ये है कि आपको कंसल्ट करना होगा प्रोफेशनल्स के साथ। आपके बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको ये भी बताएंगे। फिर थेरेपीज की भी एक एज होती है, ठीक है। आपने अगर 1 ईयर पे, 1.5 ईयर पे, 2 ईयर, 2.5 ईयर, इनमें आपने अगर थेरेपी स्टार्ट करा दी तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे वो स्पीच थेरेपी हो, चाहे वो जो है
फिजिकल थेरेपी हो, कोई भी थेरेपी जो है, अगर उसके रिजल्ट चाहिए आप एज अर्ली एज पॉसिबल उसको स्टार्ट करवा देते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और फिर क्या होगा कि वो बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत हद तक कवर हो जाएंगी, बहुत उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी और वो माइल्ड लेवल पे या मॉडरेट लेवल पे उसकी प्रॉब्लम जो है आ जाएंगी। इससे जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है बच्चे की एजुकेशन का। अब क्योंकि जो एक नॉर्मल बच्चा जिस तरह स्कूल जाता है, इसी तरह जितने भी हमारे पास स्पेशल बच्चे होते हैं इनको भी स्कूल जाने की ज़रूरत होती है। इनके लिए आपको पता है कि गवर्नमेंट ने हर लेवल पे अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी अलग अलग कैटेगरीज के स्कूल बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों वाले स्कूल हैं, ब्लाइंड के लिए अलग स्कूल हैं, फिर जो फिजिकली डिसेबल हैं उनके लिए अलग स्कूल हैं, जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए अलग से स्कूल हैं, इवन स्लो लर्नर्स के लिए अलग स्कूल हैं, और वो बच्चे जो ऑटिज्म की प्रॉब्लम के साथ आते हैं उनके लिए अलग स्कूल बनाए गए हैं। और आपको ये जो है फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे भी मिलेंगे, पंजाब गवर्नमेंट लेवल पे भी मिलेंगे, और इवन बहुत सारी आपको जो है स्कूल की वैरायटी वो प्राइवेट सेटअप्स में भी मिल जाएगी, और जिसमें कि बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। रिजल्ट्स अच्छे इसलिए मिलते हैं कि हर कैटेगरी का अलग स्कूल बनाने से फायदा ये हुआ है कि उसका जो कैरिकुलम है वो उस बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर रहा होता है। अब अगर आप एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चे को हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के साथ बिठा दें तो वहाँ वो बच्चा कुछ भी गेन नहीं करेगा, ठीक है। टीचर अलग फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगी और पेरेंट्स अलग कहेंगे कि इसको 1 साल हो गया स्कूल जाते हुए और ये अभी तक कुछ गेन नहीं कर रहा। उस गेन ना करने की वजह ये होगी कि उसका जो कैरिकुलम स्कूल में मौजूद था वो उस बच्चे की प्रॉब्लम को या उसकी डिसेबिलिटी को एड्रेस नहीं कर रहा था। तो हर डिसेबिलिटी के या हर कैटेगरी के हिसाब से स्कूल बनाने का मकसद ये है कि उसमें कैरिकुलम हर बच्चे का डिफरेंट हो जाता है, और फिर जब उसे अपने ही जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली जब कैरिकुलम मिलेगा जो कि उसको एड्रेस कर रहा है तो क्या होगा कि बच्चे में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है। और हमें ऐसा पेरेंट्स को या कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये कुछ नहीं सीख सकेगा, और आप देखें कि 1 या 2 साल वो बच्चा स्कूल जाता है उसके बाद आप खुद हैरान हो जाते हैं। आपकी फैमिली में जो लोग कुछ थोड़ा सा टाइम पीरियड के बाद बच्चे से मिलेंगे तो वो हैरान हो जाएंगे कि बच्चे में इतनी अच्छा मतलब तब्दीली आती है। स्कूल जाने से क्या होता है, एक तो उनकी सोशल एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है, फिर उनकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है, और प्लस जो है एकेडमिक्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और उनका जो सिलेबस है वो उनके अकॉर्डिंगली बना हुआ है। जो भी जितना भी उनका लेवल है वो उसके हिसाब से उनको सिखाते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है वो उसके हिसाब से उसको सिखा रहे होते हैं। अगर आपका बच्चे के अंदर कैपेसिटी है कि वो काउंटिंग सीखे तो उसको काउंटिंग भी सिखाएंगे, वो उसको एबीसी भी सिखाएंगे, उसको अली बे भी सिखाएंगे, वो उसको थोड़ा बहुत मैथ्स प्लस माइनस करना वो भी सिखाएंगे, ठीक है। और अगर आपके बच्चे के अंदर कैपेसिटी है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना है तो वो उसको बिल्कुल जो नॉर्मल कोर्स है जो आम स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, जो जनरल जो एजुकेशन है उसमें जो बुक्स पढ़ाई जा रही हैं वही सेम बुक्स आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, उसी तरह से वो भी ऐसे लिखेगा, उसी तरह से वो एप्लीकेशन लिखेगा। लेकिन इन सब के लिए बहुत जरूरी है कि आप टाइमली स्कूल लेकर जाएं बच्चे को। एक नॉर्मल बच्चे की जो एज है कि 4 to 5 इयर्स का होकर वो स्कूल चला जाता है, इसी तरह से 4 to 5 इयर्स का आपका जो स्पेशल बच्चा है उसको भी स्कूल जाना चाहिए। और जब वो स्कूल चला जाएगा तो वहां पर भी उसके जो ट्रीटमेंट्स हैं वो भी बहुत सारे ऐसे सेटअप्स हैं जहाँ पे स्पीच थेरेपी की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है, जहाँ पे फिजिकल थेरेपिस्ट भी अवेलेबल है, या जहाँ पर बिहेवियर थेरेपिस्ट भी अवेलेबल है। तो साथ साथ उनको भी उसकी प्रॉब्लम को भी ओवरकम किया जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि ये सब चीजें मिलकर क्या करेंगी, आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को बनाएंगी, ठीक है। आपकी जिंदगी में आसानियां आएंगी, आपके बच्चे की जिंदगी में आसानियां आएंगी। आइंदा के लिए वो बच्चा जो है बहुत सारी चीजें ऐसी सीख लेगा जो आप खुद से घर में कभी भी नहीं सिखा सकते थे। प्लस उसकी एक सोशल एक्टिविटी हो जाएगी, उसकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग होगी, उसे उठना बैठना आएगा, उसे वक्त की पाबंदी करनी आएगी, उसके अंदर आप खुद देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डिसिप्लिन हो जाएगी। तो इन सब चीजों को अगर आप समझते हैं कि ये सब चीजें आपके एक जिस तरह नॉर्मल बच्चे के अंदर है आपके स्पेशल बच्चे के भी अंदर होनी चाहिए, तो इन सब के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये सब जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें। कि अर्ली बच्चे की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए, अर्ली इंटरवेंशन होनी चाहिए, रिहेबिलिटेशन में चले जाएं, और पहले ये कि जितनी भी थेरेपीज अवेलेबल हैं आप उनको लें, और उसके बाद उसकी जो एजुकेशन है जो उसकी एकेडमिक है उसको एड्रेस करें। और इस तरह ये होगा। अच्छा, अब इन सब चीज़ों के लिए अगर हम देखें तो ये सब
तभी आप फॉलो कर सकते हैं कि जब अर्ली इंटरवेंशन है या अर्ली स्क्रीनिंग या अर्ली डायग्नोसिस है, तभी आप वक्त से उसको स्कूल लेके जा सकते हैं। अब आपने करना ये है कि अगर तो आपकी फैमिली में एक बच्चा अगर स्पेशल है या किसी भी प्रॉब्लम के साथ या किसी भी डिसऑर्डर के साथ पैदा हुआ है, तो आइंदा के लिए आपके लिए एक जिसे कहना चाहिए ना कि आप टारगेट पॉपुलेशन है। आपको चाहिए कि आइंदा जब भी आपके जो नेक्स्ट बेबी आपकी फैमिली में आए, आप एज सुन एज पॉसिबल उसको स्क्रीन आउट करवाएं। ठीक है, हो सकता है पहले की दफा तो आपको 3 साल बाद पता चला हो, 4 साल बाद पता चला हो, लेकिन जो नेक्स्ट आपका बच्चा आया है उसे आपने पैदा होने के फौरन बाद उसको स्क्रीन आउट करवा लेना है। अगर आपके फैमिली में हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो आप उसकी हेयरिंग चेक करवाएं, विजुअल है तो विजन उसकी चेक करवाएं, जो भी प्रॉब्लम है उससे आप दूसरे बच्चे को जरूर स्क्रीन आउट कराएं। इसी तरह वो तमाम अफराद जिनकी कजन मैरिजेस हैं और उनके फैमिली में पहले से ही कोई डिसेबल बच्चा मौजूद है, तो फिर आप भी टारगेट पॉपुलेशन में आते हैं। क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान को चेक नहीं कर सकते, हम अभी डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, हम पूरे पंजाब को चेक नहीं कर सकते, हम पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद की पॉपुलेशन को चेक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे इतने जो है वसाइल नहीं है। लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना कि हम सिर्फ उस टारगेट पॉपुलेशन को जरूर चेक करें कि जिनके घर में ऑलरेडी ऐसा बच्चा मौजूद है या जिनकी फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में कोई ऐसा बच्चा मौजूद है। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एज सुन एज पॉसिबल जब भी आपके फैमिली में जो न्यू बेबी आए उसको चेक करवा लें और उसको स्क्रीन आउट करवा लें, ताकि उसकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द एड्रेस किया जाए और जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं बच्चे की और जो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में जो उसकी मुश्किलात बननी है जो कि आपकी लाइफ को भी मुतासिर करेंगी, उन्हें हम कम कर सकें। उम्मीद है कि आपको मेरे इस टॉपिक से बहुत फ़ायदा हुआ होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी और टॉपिक के साथ आपसे बात करूँगी। मैम कुछ क्वेश्चंस उनके आंसर्स कर दें। फैमिली में एक बच्चा है जो 3 साल का हो गया है पर स्मॉल वर्ड्स ही यूज़ करता है, सेंटेंस नहीं बोल पाता, तो क्या ये नॉर्मल है? इस पे बोल के करूँ? जी मैम आंसर कर दें। जो आपका क्वेश्चन है कि 3 इयर्स का जो बच्चा है ये अभी अगर सिर्फ 1 वर्ड लेवल पे है तो ये नॉर्मल नहीं है। जैसे मैंने पहले बात की कि 1 वर्ड तो हम 1 ईयर की एज पे रखते हैं। स्मॉल वर्ड्स बोलता है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर रहा। सेंटेंस अगर कंप्लीट नहीं कर रहा तो उसको बिल्कुल एक जो है प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि 3 साल के बच्चे को अपनी पूरी बात समझानी चाहिए। कम से कम फ्रेजेस में तो बात करे, लेकिन अगर वो बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स बोल रहा है और वो भी क्लियर नहीं है तो फिर आप उसको जो है प्रोफेशनल हेल्प दें। ठीक है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसेफेलिक चाइल्ड को घर के डिफरेंट कामों में कैसे ट्रेन कर सकते हैं? जो भी बच्चा माइक्रोसेफेलिक है, अगर उसका जो ब्रेन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो डेफिनेटली आप उसकी जो स्कूलिंग की एज है आप उसको स्कूलिंग करवाएं। और रिहेबिलिटेशन की जैसे हमने बात की थी, रिहेबिलिटेशन जो है बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। पहले जो टाइप है उसको हम कहते हैं मेडिकल रिहेबिलिटेशन और जो दूसरी टाइप है इट इज़ कॉल्ड वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। जब वोकेशनल रिहेबिलिटेशन की हम बात करते हैं तो हम बच्चों को डेली लिविंग स्किल्स सिखाते हैं स्कूल में। हम बच्चे को सिखाते हैं कि उसने कैसे अपने छोटे छोटे काम खुद से करने हैं, उसने घर के काम किस तरह से करने हैं, उसने अपने पेरेंट्स को किस तरह से हेल्प आउट करना है। और उसके बाद ग्रेजुअली एज के साथ साथ उसको जो हम स्किल सिखा रहे होते हैं वो बढ़ते जाते हैं और हम उसको वोकेशनल ट्रेनिंग उसकी करते हैं कि ताकि वो अपनी अर्निंग भी कर सके। ठीक है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 2 साल का बच्चा हो और वो जस्ट मामा बाबा बोलता हो, उसके अलावा कोई और वर्ड ना बोलता हो, तो उसको स्पीच थेरेपी की जरूरत है? जी बिल्कुल। 2 साल का जो बच्चा है उसके पास अगर सिर्फ 2 वर्ड्स हैं तो ये उसके जो एक जिसे कहना चाहिए माइलस्टोन्स हैं वो डिलेड हैं और आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि उसके पास इससे ज़्यादा ज़ख़ीरा अल्फाज या वोकेबलरी होनी चाहिए। ठीक है मैम। लास्ट क्वेश्चन है, जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी हो उनको भी सेपरेट स्कूल में करवाना चाहिए? अगर 4 ईयर जाने के बाद भी वो बेसिक्स भी ना सीख सके तो उसको अलग करना चाहिए? लर्निंग डिसेबल जो बच्चे हैं उनके लिए भी स्पेशल स्कूल अलग से मौजूद हैं। खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा इस पे काम हो रहा है। और अगर आपके जो एरिया है उसमें ऐसा स्कूल नहीं है तो फिर आपको फौरी तौर पे अपनी जो बिहेवियर थेरेपिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है या स्पीच थेरेपिस्ट है उनसे कंसल्ट करना चाहिए और उनके साथ मिल के जो है बच्चे को लर्निंग की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करवाना चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच।